लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था। एनसीईआरटी के मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का ये है। उसमें हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़े थे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब था, वर्टिकल प्रोजेक्शन पढ़ा था। उसका मतलब था कि ग्राउंड से बॉडी को आप फेंकेंगे, तब जब ग्राउंड से कोई बॉडी ग्राउंड से थीटा एंगल पे फेंकी जाएगी तो ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगी और पैराबोलिक पाथ पे चलेगी। पैराबोलिक पाथ पे चलने वाली बॉडी को ही प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो चूंकि हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं इसलिए इसका नाम होता है वर्टिकल प्रोजेक्शन। और इसके सारे कंसेप्ट आपको पता थे कि एक ही बार आपने फोर्स लगाया, उसके बाद इंटायर मोशन में कहीं कोई आपकी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इस सिस्टम में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। और फिर हमने इसके बताया था कि टॉप पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन टॉप पे वेलोसिटी रहती है और वो क्या होता है आपका u cos थीटा। क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो जो भी वेलोसिटी यहाँ पर थी प्रोजेक्शन के टाइम में वो हर जगह ये वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से टॉप हाइट पहुँचने का टाइम, सारी रेंज वगैरह सारा पढ़ लिया था। आपने रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है? जैसे कोई टेबल है, उस टेबल से अगर मैं किसी चीज़ को गिरा दूँ नीचे, सीधा फेंकूँ, जैसे मान लो ये टेबल की हाइट है h और यहाँ से किसी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं u वेलोसिटी से। जैसे हेलीकॉप्टर में कोई जा रहा है और अचानक किसी चीज़ को वो नीचे गिरा दे, तो जो चीज़ हेलीकॉप्टर से नीचे गिर रही है तो फ्लाई करने के टाइम में जो हेलीकॉप्टर की स्पीड है वही उसमें रखे हर चीज़ की भी वही हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी। तो जैसे सिस्टम में कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट की जाती है, हेलीकॉप्टर से एक फूड पैकेट ही मान लीजिए गिरा, तो उसमें गिरने के टाइम वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि वो चल रही थी सीधा, तो उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बॉडी आगे चलनी शुरू करेगी, लेकिन अब कोई फोर्स तो है नहीं, अर्थ उसको पुल करेगी तो वो नीचे इस पाथ पे ऐसे आ जाएगी। ये भी पैराबोलिक पाथ है। या इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि टेबल पे एक कोई सिक्का रखा हुआ है, कॉइन 10 रुपये का, उसे आप इस तरह से पुश कर देते हैं सीधा। तो सीधा पुश करेंगे तो वो सीधा जैसे नहीं चलेगा, वो कुछ ऐसे चलते हुए नीचे आकर यहाँ पर गिरेगा। तो इसकी पाथ जो होगी ये पैराबोलिक पाथ होगी। इसी प्रोजेक्शन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। सीधा फेंकना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया और मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। इसका नाम दे देते हैं ए बी, मतलब h हाइट ए बी है जहाँ से बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, और इसका ये सी पॉइंट दे देते हैं, बी सी इसकी हो जाएगी रेंज। इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है इसकी रेंज हो गई आर, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही आपकी रेंज है, और यू यहाँ पर आपकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि मोशन इन प्लेन है, इसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो जब भी प्लेन में मोशन होगी तो हमें एक्स की इक्वेशन अलग बनानी पड़ेगी और वाई एक्सिस की इक्वेशन अलग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स और वाई एक्सिस की जो हम इक्वेशन अलग अलग बनाएंगे, तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे डिस्टेंस का इक्वेशन फॉलो करना है ना। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब बॉडी नीचे आ रही है तो इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन भी क्या होगी आपकी 0। ठीक है, बॉडी नीचे आ रही है अर्थ के पुल की वजह से, तो इसमें वाई एक्सिस में एक फोर्स लग रहा है और वो क्या होगा, बॉडी के वेट के बराबर होगा, मतलब mg। माइनस n इसलिए क्योंकि वो नीचे आ रही है, अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव होता है। तो f की जगह अगर मैं ma लिखूं तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आपका आ जाएगा -g, है ना। मतलब हर पाथ पे एक्सेलरेशन बॉडी के नीचे की तरफ है
और वो -g है। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, और इस इक्वेशन को मैं y एक्सिस में अप्लाई करूं, along y एक्सिस, तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, नीचे की तरफ। अगर मैं यहाँ पे हमारी रेफरेंस फ्रेम है, यहाँ से अगर मैं रेफरेंस फ्रेम ऐसे लिखूँ कि ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, तो ये बॉडी तो नीचे आ रही है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जो नीचे आएगा वो निगेटिव होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखेंगे, -h। तो इस s की जगह हो गया -h। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे uy, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, क्योंकि ये पूरा जो इक्वेशन है इसको हम y एक्सिस में अप्लाई कर रहे हैं, uy। और यहाँ से आने का जो टाइम होगा उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो टाइम मान लो t है, प्लस हाफ ये होगा ay और फिर टी स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। मैंने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को y एक्सिस में अप्लाई करने के लिए सारा पैरामीटर सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये सबकी वैल्यू डालेंगे इसमें। अब ये वैल्यू क्या आएगी, uy आपको पता है, जब बॉडी आपने हॉरिजेंटली फेंका, तो जब आपने हॉरिजेंटली फेंका है तो इस टाइम तो सिर्फ हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी तो है नहीं, तो इसका मतलब ux आपका u है और uy क्या हो गया, 0। इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, बॉडी सीधी चली है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, -h इज इक्वल टू 0 इंटू टी, ये 0 हो गया, प्लस हाफ ay आपका है -g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्या निकल के आएगा, h इज इक्वल टू -हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब अगर आपको ये हाइट निकालनी हो तो आपको यहाँ से आने का टाइम पता होना चाहिए, वो टाइम है t। तो अगर टाइम मालूम है तो हम ये हाइट कैसे बताएंगे, h इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। इसी फॉर्मूले में अगर मान लीजिए आपको h पता है और टाइम निकालना है तो आ जाएगा। इसी को हम दूसरे फॉर्म में क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू √2h/g, है ना, ये फॉर्मूला आपका आ गया। तो अब इसमें कंडीशन क्या थी, ये दोनों फॉर्मूले के लिए दोनों एक ही है, लगभग दोनों एक ही रिलेशन है। यहाँ से टी स्क्वायर अलग किया तो ये 2h/g और फिर t आ जाएगा √। तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन में जब बॉडी को हॉरिजेंटली फेंकी जाती है तो ये पूरा पैराबोलिक पाथ पे चला और फिर इसकी ये हाइट हो गई और फिर कुछ टाइम आया, तो जो हाइट होगा वो हाफ जी टी स्क्वायर हुआ और फिर टाइम निकला √2h/g। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले से आए हैं। और कंडीशन क्या था आपका, दोनों के लिए ये दोनों फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए और यही आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब आप देखो, आपको यहाँ से यहाँ आने का टाइम पता चल गया, ये है। तो अब अगर मैं इसकी रेंज निकालना चाहूँ तो रेंज निकल जाएगा। रेंज क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब along x एक्सिस, तो x एक्सिस में यहां से यहां की जर्नी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यही आपका रेंज है। तो s की जगह हो गया r, u की जगह हम लिख देंगे ux, चूंकि हम x एक्सिस में इक्वेशन लगा रहे हैं, और टाइम हो गया t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि ux u है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला कितना, √2h/g, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, चूंकि ये एक्सेलरेशन आपकी 0 है ना। तो रेंज क्या निकल के आया आपका, u√2h/g, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ये रेंज हो गया। ये रेंज आपका u और h के रिलेशन में है। ठीक है, वर्टिकल प्रोजेक्शन में रेंज मैंने बताया था किस तरह से निकालते हैं।
तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ से आने का टाइम पता चल गया, हाइट पता चल गया, रेंज पता चल गया। कहने का मतलब ये एक स्टैंडर्ड थ्योरी है जो आपके एनसीईआरटी में है और उसको मैंने बताया है आपको। कंसेप्ट इसमें ये कहता है कि आपने जो पिछले चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उसको ही अप्लाई करना है प्लेन के लिए, मोशन इन प्लेन। जहाँ पर जैसे ही प्लेन की बात आती है तो इसमें दो एक्सिस हो जाएगी। जब बॉडी मोशन में होगी तो उन सारे इक्वेशन को हम न्यूमेरिकल बनाएं या थ्योरी पढ़ें, दोनों में एक्स एक्सिस के लिए अलग इक्वेशन बनानी है, वाई एक्सिस के लिए अलग इक्वेशन बनानी है, और सब में वेलोसिटी का रिलेशन निकालो, टाइम का निकालो, डिस्प्लेसमेंट का निकालो, जो चाहो निकाल सकते हो, और इसी पैटर्न पे हमारी न्यूमेरिकल भी बनती है। तो ये आपकी एक्चुअल कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लो यहाँ से बॉडी को फेंका गया और ये ग्राउंड को स्ट्राइक किया, तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, है ना। मान लो ऐसे जाके कोई बॉडी गिरी, मान लीजिए कोई फाइटर प्लेन आ रहा है और उसने ऐसे मिसाइल छोड़ दिया, तो मिसाइल पहले हॉरिजॉन्टल चलेगा, उसके बाद वो पैराबोलिक पाथ पे आ जाएगा। तो जैसे ही वो पैराबोलिक पाथ पे आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो जाएगा, और उस टाइम वो ग्राउंड को कहीं जाके स्ट्राइक करेगा। मान लो ऐसे स्ट्राइक है, ये मिसाइल ऐसे आई हॉरिजॉन्टली, है ना, फिर ये ऐसे पुल हो गया और इस तरह से स्ट्राइक किया, है ना, ऐसे आके मिसाइल गिरा है, पैराबोलिक पाथ है। यूँ यहाँ पर ये ऐसे स्ट्राइक किया, तब मुझे ये देखना है कि ये वेलोसिटी क्या है, v। ये पॉइंट c है आपका, ये पॉइंट आपका a है, ये h है और ये b है ना। इस h हाइट से बॉडी को गिराई गई, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, पैराबोलिक पाथ हुआ। तो अब मान लो कोई भी चीज़ ग्राउंड में इस तरह से आके स्ट्राइक करती है, तो मुझे यहाँ पर ये देखना है कि ये किस वेलोसिटी से स्ट्राइक की, ये वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेलोसिटी में यहाँ भी दो वैल्यू होगी, एक इसका x कंपोनेंट होगा और एक इसका y कंपोनेंट होगा। समझ में आया? तो ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी ये v जो जहाँ से वो स्ट्राइक कर रहा है c इस पॉइंट पे, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। पहला इक्वेशन। मुझे अब यही v निकालना है, चूँकि मोशन इन प्लेन हो रही है, इसमें x और y पोजीशन दोनों बदल रही है, तो मुझे vy और vx दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप देखो, जब ये रिलीज़ हुआ था, यहाँ से मिसाइल जब रिलीज़ हुई या कोई भी चीज़ इस तरह से रिलीज़ हुई हॉरिजॉन्टली, तो उस टाइम तो उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0। इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux, और वो मान लिया हमने u है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें x एक्सिस की एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है, बॉडी निकल गई, अब तो खुद से उड़ रही है, ऐसे चल के सीधे नीचे आके स्ट्राइक करेगी। एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो अर्थ उसको खींच रहा है, और अर्थ के खींचने की वजह से ही ये पैराबोलिक पाथ हुआ। समझ में आई बात? तो इस प्रोसेस में y एक्सिस में एक्सेलरेशन लग रहा है, और वो क्या आपका -g। ठीक है, ये आपके कंसेप्ट हो गए। x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है। अब इसी डेटा से मुझे vx और vy निकालना है। अब आप ये देखो कि x एक्सिस की तो एक्सेलरेशन 0 है, मतलब x एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो vx, यहाँ जो vx निकाला मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, मतलब यहाँ पर c पॉइंट पे जो वेलोसिटी है x एक्सिस में, वो vx है। तो vx मीन्स फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। मतलब यहाँ की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड वेलोसिटी है या स्पीड है, वही c पॉइंट की भी स्पीड होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, और ये आपका u है।
तो यहाँ पे मुझे Vx निकल के आ गया, क्या निकला वो u ही निकला। अब जरूरत पड़ी मुझे Vy निकालने की, ठीक है। तो v ये फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये निकालने के लिए हम दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करो, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करो, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही दो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले ये यूज करूं, दिख रहा है ना सब, तो अगर मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करूं और इसको y एक्सिस में लगाऊं, तो y एक्सिस में इक्वेशन क्या दिखेगा, vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब यहां से यहां आने का टाइम, वो टाइम क्या आपका टाइम ऑफ फ्लाइट t, तो यू वाई तो 0 है, तो वी वाई क्या निकला 0 माइनस जी, और t की जगह क्या आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। तो वी वाई हमारा निकला माइनस जी अंडर रूट 2h बाई जी, ठीक है। अब अगर इस g को मैं अंदर ले जाऊं तो जी स्क्वायर अंदर चला जाएगा, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, ये g रूट के अंदर गया तो जी स्क्वायर और ऊपर में होगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 2g स्क्वायर h और डिवाइड बाय g। तो फिर ये g स्क्वायर बाय g क्या हो जाएगा आपका g, तो मैं इसको लिख सकता हूं फाइनली 2gh, ठीक है। ये आपका वी वाई निकल गया। माइनस साइन ये शो करता है कि ये फाइनल वेलोसिटी जो निकली वाई एक्सिस में वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला, यही चीज अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो कैसे निकालूंगा, वाई एक्सिस में अप्लाई करो प्लस 2ay और डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो जाएगा h। अब वैल्यू डाली तो ये h जो होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में माइनस होगा, नहीं अभी आप इसको ऐसे लिखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। अब वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस 2 माइनस जी और माइनस एच, तो वी वाई स्क्वायर यहाँ निकला 2gh। तो सेम वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ निकला यहाँ माइनस 100 दिख रहा है, यहाँ पर आपको माइनस नहीं दिखेगा, है ना। तो निगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये पॉजिटिव भी आ गया, ठीक है। तो ये जस्ट मैथमेटिक्स है। तो कहने का मतलब वी वाई हमारी निकल के आ गई अंडर रूट 2gh, मतलब ये अंडर रूट 2gh से इसको स्ट्राइक करेगा वाई एक्सिस में। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये वी वाई और वी एक्स ये दोनों वैल्यू यहाँ डाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसी तरह न्यूमेरिकल भी आपको बनाना है, ठीक है। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी आपकी निकल के आ रही है v, ये हो जाएगी vx हो गया यू स्क्वायर, और ये क्या था आपका रूट 2gh वी वाई है, तो v स्क्वायर तो सिर्फ 2gh है, तो ये हो गया 2gh। ये वेलोसिटी हो गई, जिससे कोई भी प्रोजेक्टाइल जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो इस ग्राउंड को इस तरह से स्ट्राइक करेगा, तो इस, ठीक है। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मिसाइल हो या फूड पैकेट हो, बोला जाए कि एक आर्मी पर्सनल या एयरफोर्स का कोई ऑफिसर है, वो कुछ चीज़ गिरा देता है, या तो फूड पैकेट गिरा है या मिसाइल गिरा है, तो अब बात वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो आंसर ये होगा। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने एंगल पे स्ट्राइक किया, तो कितने एंगल पे स्ट्राइक किया मतलब ये वाली एंगल निकालनी है। अब ये एंगल निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेन थीटा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया वी वाई और वी एक्स, है ना। तो यहां से टेन थीटा आपका निकल कर आएगा, वैल्यू डाल दो, वी वाई है आपका अंडर रूट 2gh बाई यू। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जो थीटा निकलेगा उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने एंगल पे स्ट्राइक किया और किस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
बात समझ में आई? तो ये आपका प्रोजेक्टाइल था। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में मैंने पाथ का एक इक्वेशन भी बनाया था, ये जो पाथ चल रही है इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन में बताया था। अब इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी मुझे ये जो पैराबोलिक पाथ है इसका इक्वेशन बनाना है, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। तो पाथ का इक्वेशन बनाने का मतलब हो जाता है, चूंकि मोशन आपकी प्लेन में हो रही है इसलिए मुझे उस प्लेन के एक्सिस में रिलेशन बनाना है, मतलब वाई और एक्स में रिलेशन बनाना है। तो मान लो कि ये बॉडी जब ऐसे हॉरिजॉन्टली चली तो टी टाइम के बाद मान लो वो यहाँ पहुंची पी पॉइंट पर, जहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है ना। वाई हो गई वर्टिकल डिस्टेंस और एक्स हो गया इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो ये एक्स हो जाएगा और ये वैल्यू वाई हो जाएगी। इसी वाई और एक्स में रिलेशन निकालना है और इसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल in horizontal projection, in horizontal projection। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। आपको पता ही है क्या करना है, y और x में रिलेशन बनाना है, मतलब y भी डिस्टेंस है x भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है वो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, वही यूज़ करना है। तो अगर मैं वो यूज़ करूं क्या निकल के आएगा, देखिए s इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको x एक्सिस में यूज़ करूं तो x एक्स ए एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अभी x एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट आपकी x है, u x आपका u है और t रहने दो, मुझे नहीं पता कितने टाइम में वहाँ पहुँचा है, प्लस ए एक्स तो ज़ीरो हो गया, तो x इज इक्वल टू निकला यू टी, या फिर हम चूंकि रिलेशन जो है हमें y और x पे बनाना है, मतलब t की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो t इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, x बाई यू। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। इसमें हमने किया कुछ नहीं, बस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यूज़ किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और इसको x एक्सिस में लगा दिया है ना। और x एक्सिस में मुझे पता है एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि फोर्स नहीं है, तो इसकी जो पाथ इक्वेशन आएगी वो y और x का रिलेशन है, मतलब टाइम नहीं होगा, तो इससे हमने टाइम हटाया। अब हम इसी इक्वेशन को y एक्सिस में लगाएंगे। तो जब y एक्सिस में आप इस इक्वेशन को लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस t हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब ये y एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, y नीचे, इसको माइनस वाई लिखो, नीचे आ रहे हैं। मैंने बताया था फ्रेम आपका क्या है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, मतलब इधर पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव उस तरफ निगेटिव, और टाइम तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो इनिशियल वेलोसिटी जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, इंटू टी प्लस हाफ ए वाई हो गया माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, मतलब माइनस वाई ये तो जीरो हुआ, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस माइनस चला गया तो y इज इक्वल टू हाफ जी। अब t की वैल्यू डालो, t क्या था आपका फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन यही था ना, x इज इक्वल टू u इंटू टी, यही आया था। तो t इज इक्वल टू क्या था, x बाई यू, तो x बाई यू का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो y इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, एक्स स्क्वायर बाई जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर। यही इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ पाथ। इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ये इक्वेशन ऑफ पाथ हो गया, है ना, जो मुझे निकालना था। दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन।
ठीक है। तो हमें यहाँ पर मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल आपका मेन था, ये समझनी होती है, बेसिक थ्योरी है एनसीईआरटी के। नोट्स आपको पता है, हिंदी इंग्लिश में सारा शेयर किया हुआ है, नहीं किया तो कर देंगे। एनसीईआरटी के पढ़े, एनसीईआरटी ही बेस्ट बुक होती है। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज होता है, अगर आप वो अच्छे से पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड, उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो आपका जेईई मेन क्वालिफाई हो जाएगा, नीट क्वालिफाई हो जाएगा। कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया। और उसमें एनसीईआरटी में एक और होता है एडिशनल एक्सरसाइज या फिर एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको दूंगा। तो वो एग्जाम्पलर क्वेश्चन में कंसेप्ट जो होता है ना, वो जेईई एडवांस के लिए होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है और वाकई आईआईटी में जाना चाहता है या अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है, तो उसको सबसे पहले तो एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए। और बोर्ड के लिए जो आपका रेफरेंस बुक है, जो आपको वहाँ पे दी जाती है, जो थ्योरी लिख सकते हैं, वो पढ़िए। तो ये दोनों तो पढ़ना आपके लिए एकदम बिल्कुल कंपलसरी है। अगर ये दोनों नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ और बुक बना रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आप गलत कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। पहले इसको करो, उसके बाद टाइम निकालो, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ो अगर पढ़ने का मन है तो, है ना, और अगर टाइम मिलता है तो। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सिलेबस भी कंप्लीट करनी है और टाइम पे सारा एग्ज़ाम भी देना है, तो आप एनसीईआरटी भी ठीक से नहीं पढ़ पाओगे, टाइम नहीं है। तो पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी और आपके बोर्ड के हिसाब से पढ़िए, तो इसी में आपका जेईई मेन हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। सिंपल करके मैं आपको फिजिक्स बता रहा हूँ कैसे पढ़ना चाहिए। चलिए, तो प्रोजेक्टाइल आपका हो गया। सीधी सी बात है, आप इससे पहले वाले चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, वो स्ट्रेट लाइन का था, मतलब वन डायमेंशन था। एक्चुअली में मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन को कह सकता हूँ कि मोशन इन वन डायमेंशन, इसे कह सकता हूँ मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल आपका कंप्लीट हो गया। इसकी पूरी रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब इसी मोशन इन प्लेन में एक लास्ट टॉपिक है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी हम इस एक्चुअली में ये कितने टाइप का होता है और उसमें फोर्स की इक्वेशन क्या होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन को एनसीईआरटी में 2 बार पढ़नी है। एक बार अभी पढ़ना है, इसके बेसिक नेचर को समझना है, मतलब मुझे यहाँ पे इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट समझनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नहीं समझना है। फोर्स हम सर्कुलर मोशन में वापस आएंगे पढ़ने जब हमारा लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में फोर्स टॉपिक को छोड़कर बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो हम मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मोशन, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन पढ़ लेने के बाद फिर हम वापस सर्कुलर मोशन में आएंगे और उस टाइम हम यहाँ पर फोर्स रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो अभी सर्कुलर मोशन का बेसिक पढ़ना है। बेसिक क्या है आपका? सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई इफ ए बॉडी इज ट्रेवलिंग ओवर अ सर्कुलर पाथ देन दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलेगी तो ये मोशन हमारा सर्कुलर मोशन कहलाएगा। कॉपी पे आप बड़े अच्छे से बना सकते हैं इसको, है ना। बोर्ड पे बनाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता ही है। ओके, ठीक है। या इसका दूसरा जो एक्यूरेट मैथमेटिकल डेफिनेशन हो सकता है, एक तो देखिए अपने वर्ड्स में बता दिया लैंग्वेज में कि सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो सर्कुलर मोशन होगी, या मैथमेटिकल डेफिनेशन बताएंगे तो उसे मान लो कोई पार्टिकल ऐसे घूम रही है, मैथमेटिकल या फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन, ये कोई पॉइंट है मान लीजिए P और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है। इस पॉइंट को थोड़ा दूर लेके चलते हैं, जैसे यहाँ लेके चला P, ये मान लीजिए ऑब्जर्वर है
यहाँ पे अगर मैं x और y एक्सिस बना दूँ, ये x एक्सिस और y एक्सिस, तो यहाँ से देखने पे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ से यहाँ पता चलेगा कुछ है, और y कोऑर्डिनेट इतना पता चलेगा, मतलब इस P की कोऑर्डिनेट जो हो गई वो x और y हो गई। तो अब हम क्या कहेंगे कि इस पॉइंट P इस तरह से घूम रहा है कि इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस फिक्स पॉइंट से, ये क्या हो गया आपका फिक्स पॉइंट, तो ये पॉइंट एक फिक्स पॉइंट के अबाउट इस तरह घूम रहा है कि इसकी पोजीशन हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहती है ना। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। मतलब इफ लोकस ऑफ ए पॉइंट अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट डिस्टेंस विद द फिक्स पॉइंट, देन दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन है, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये था। अब ये जो लोकस मतलब ये पाथ को लोकस बोलते हैं, इसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इस सर्किल का जो इक्वेशन होगा, ये इस पाथ की इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये मैथ्स में पढ़ना है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कुलर पाथ या सर्किल इज, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ए जो है आपका कांस्टेंट डिस्टेंस जो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पी से इस सेंटर का कांस्टेंट डिस्टेंस, और ये क्या होगा आपका ए, मतलब रेडियस। ए इज रेडियस ऑफ सर्किल, ए इज रेडियस ऑफ सर्किल। तो ये तो इसका पाथ हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कुलर पाथ का इक्वेशन है। ठीक है, ए इसकी सर्किल हो गई, रेडियस हो गई। ये तो डेफिनेशन मैंने बताया, जो बुक में प्रॉपर्ली आप लिख सकते हैं। लो पार्टिकल जो है t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ए पर है, और यहाँ से एक t टाइम के बाद यहाँ पहुँच गया, है ना, यहाँ पहुँच गया। तो A से B जाने में, पार्टिकल का A से B जाने में, एक तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा। थीटा क्या हो गई आपकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा, और ये जो चाप हुआ ना आर्क लेंथ ए बी, ये हो गया आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको मान लो एल है, ये हो गया एल। ठीक है, तो मतलब टी टाइम में पोजीशन इस तरह से चेंज हुई कि इसी टी टाइम में कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और ये हो गया इसका रेडियस आर, रेडियस ऑफ सर्किल आर। तो ये थीटा एल और आर में क्या रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू होगा एल बाई आर, या एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर थीटा। इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब ये चीज हुआ कैसे, ये सिंपल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। अगर ये थ्योरी इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए वैलिड है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर ये थ्योरी ए से बी पॉइंट के लिए वैलिड है, तो ये हर छोटे छोटे पॉइंट के लिए भी वैलिड होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ से मैं यहाँ तक एक छोटा पॉइंट ले लूँ तो इसके लिए भी वैलिड होगा। तो अगर ये बी पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ होता, बिल्कुल छोटा होता, स्मॉल डिस्टेंस, तब देखिए अगर ये मान लो ये मैं कोई पॉइंट ले लूँ बी डैश, है ना, तब आपकी इस तरह से पोजीशन आएगी। मतलब ये छोटी सी जो चीज़ है वो ऐसे दिखेगी आपको। अब यहाँ पे कर्व नहीं दिखेगा नहीं, अगर इतना छोटा लेंथ लिया हो तो स्ट्रेट लाइन ही हो गया, तो ये लगभग ऐसे आएगा। ठीक है, और ये आपकी हो गई थीटा, ये हो गया आपका एल और ये हो गया आपका आर।
ये भी आर हो गया, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा आपको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। थीटा तो काफ़ी छोटा हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स आर बाई आर, और ये क्या होता है 1। और कॉस 1 कब होता है, जब कॉस 0 डिग्री हो, मतलब बहुत जीरो के लगभग स्मॉल। तो जब थीटा स्मॉल होगी, कॉस थीटा 1 आने का मतलब हो गया कि थीटा इज स्मॉल। जैसे ही थीटा कम हो गया तो फिर टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस एल बाई आर, और इसी टेन थीटा को हम क्या लिख देंगे, थीटा, जो थीटा स्मॉल है। तो फिजिक्स में एक कंसेप्ट चलता है कि अगर थीटा स्मॉल हो, इफ थीटा इज स्मॉल, पूरे फिजिक्स में हम इसको यूज करेंगे कि इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 लिखेंगे और टैन थीटा को थीटा लिखेंगे। ये तब जब थीटा काफ़ी छोटी हो। ठीक है, तो अगर एक स्मॉल एंगल के लिए टैन थीटा एल बाई आर होता है और थीटा स्मॉल है, तो मैं इस टैन थीटा को थीटा लिख दूंगा, क्योंकि टैन 0 क्या होता है, 0, मतलब इसकी जगह ये आ जाएगा, है ना। तो टैन थीटा एल बाई आर हुआ, थीटा स्मॉल है तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये थ्योरी आ गई। तो सर्कुलर मोशन में इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन होगा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब थीटा का यूनिट होगा रेडियन, एल आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, और आर रेडियस है उसका भी यूनिट मीटर होगा। तो एल मीटर में है, आर मीटर में है, इसलिए थीटा का यूनिट हो जाएगा रेडियन, थीटा का यूनिट रेडियन होगा। तो अगर क्वेश्चन वगैरह में बना रहे हो और इस तरह की रिलेशन आ रही है, तो अगर थीटा डिग्री में है तो आप क्या करोगे, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे, डिग्री को रेडियन में। ठीक, ओके। अब आप देखिए फिर आगे क्या होगा। ये पिक्चर तो माइंड में रखना ही है कि इस तरह सर्कुलर मोशन हो रही है। मैंने 2 पॉइंट ले लिया, एक ए और एक बी। ये थीटा हो गया, ये एल हो गया और ये आर हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये पहला रिलेशन आया, है ना। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसमें चेंज क्या होगा, सिर्फ थीटा और एल, आर तो चेंज होगा नहीं, रेडियस तो कांस्टेंट है। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी थीटा बाई डी टी, ये आर कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा, डी एल बाई डी टी। ये डिफ्रेंशिएशन का कहने का यह सिंपल चीज़ है, इसको टाइम से डिवाइड कर दो। अगर जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब टाइम से डिवाइड करो, थीटा बाई टी इजकल टू आर बाहर करो एल बाई टी, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हमें 11th में जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो उसमें डिफ्रेंशिएशन और कैलकुलस यूज होता है। ये वही चीज़ है। अब ये क्या बता रहा है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। चूँकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एंगुलर टाइम है, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। और ये जो डी एल है आपका, डी एल बाई डी टी, ये तो इसकी लेंथ
चेंज हो रही है तो ये लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा। तो लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। मतलब ये वेलोसिटी ऐसे आएगी v, और इस सेंटर के अबाउट जैसे पार्टिकल ऐसे घूम रही है, वैसे घूमते हुए थंब की जो डायरेक्शन हो रही है ना बाहर की तरफ, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ऐसे बाहर। और ये हो गया आपका लीनियर वेलोसिटी, पाथ पे टेंजेंट, और एंगुलर थीटा का चेंज हो रहा है, मतलब ऐसे थंब की डायरेक्शन में। अगर बॉडी ऐसे घूमेगी तो वेलोसिटी ऐसे होगा और एंगुलर वेलोसिटी अंदर हो जाएगा प्लेन के अंदर। ठीक है, तो फिर मैं इस रिलेशन को क्या लिखूंगा, डी थीटा बाई डी टी की जगह ओमेगा, ये हो गया v बाई आर, मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में लिखने से ये रिलेशन आपका आएगा v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस आर। अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो आपने क्या देखा अभी, यही आपके बेसिक थे, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तक। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा यहाँ से रेडियन पर सेकेंड, और लीनियर वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट किया, उसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ा और सर्कुलर मोशन पढ़ा। ठीक है, तो मोशन इन प्लेन में इतना ही पढ़ना था। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन।